नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 13। जो ये सेक्शन 13 है ये यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कोई एक्ट करने पर, क्या क्वेश्चन निकल कर आ रहा है? इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। कोई एक्ट इंटेंशनली हुआ है या फिर एक्सीडेंटली हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पर एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर सेक्शन 13 की बेरक लैंग्वेज यहाँ पर क्या कह रही है, जो आपको साइड में दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको बेरक लैंग्वेज समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इलस्ट्रेशन से क्लियर कराऊंगा कि यहाँ पर जो सेक्शन 13 है इस बेरक लैंग्वेज के कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 13 की बेरक लैंग्वेज दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पर बता रही है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि कोई एक्ट एक्सीडेंटल हुआ था या फिर क्या हुआ था, इंटेंशनल हुआ था। यहां पर ये क्वेश्चन निकल कर रहा है, इसको हम फैक्ट इन इशू बोलेंगे वैसे, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन मान लेंगे। और आगे कहा गया है और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। यहां पर जो एक्ट हुआ है वह पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के बदौलत हुआ है। तो यहां पर तो हुआ है ना कोई एक्ट, और वहां पर इंटेंशन थी और नॉलेज भी थी, ठीक है। इंटेंशन कब होगी, ठीक है, जिसकी इंटेंशन है, ए पर्सन की यहाँ पर इंटेंशन है बी पर्सन को मारने की, ये एक इंटेंशन हो गया, ठीक है। और ए पर्सन को पता है मैं अगर चाकू से हमला करूंगा, इसको पता है, इसको नॉलेज है, अगर ए पर्सन चाकू से हत्या करेगा तो बी पर्सन की यहाँ पर डेथ कॉज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक क्या है, नॉलेज, ठीक है, इसके कहने का मतलब यहाँ पर है। और आगे कहा गया है द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंसेस। तो यहाँ पर अगर कोई एक्ट हुआ है वो पार्ट में दिखाई दे रहा है कि वो सिमिलर ऑफेंस है, मतलब कि यहां पर एक क्या है, एक ट्रांजैक्शन में हुआ है कोई एक्ट, पार्ट वे में वहां पर फॉर्म हुआ है कोई एक्ट, कोई ओकर हुआ है कोई वहां पर, जो वहां पर पार्ट वे में हुआ है कोई एक ऑफेंस, या तो वो एक्सीडेंटली हो सकता है या फिर वो इंटेंशनली हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो यहां पर तो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि वो एक्सीडेंटली हुआ है या फिर वो इंटेंशनली हुआ है, ठीक है। और आगे कहा गया है इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वॉज कंसर्न्ड इज रेलिवेंट। तो यहां पर जितने भी पर्सन इंक्लूड हो गए वो एक्ट करने के लिए, जहां पर इंटेंशनली हो रहा है या फिर वो एक्सीडेंटली हो रहा है, तो उन सभी पर्सन को वहां पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। और वो सभी पर्सन वहां पर एक जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहां पर वो रेलिवेंट फैक्ट है, और उन सभी को इंक्लूड कर लिया जाएगा जो वहां पर वो एक्ट हुआ है, इंटेंशनली हुआ हो चाहे या फिर वो एक्सीडेंटली हुआ हो, जहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जहां पर वो सभी पर्सन इंक्लूड थे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बेरक लैंग्वेज पढ़ाई है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये जो बेरक लैंग्वेज है यहां पर क्या कह रही है, देखिए यहां पर ये बता रही है अगर कोई भी एक्ट हुआ है, कोई भी एक्ट कर दिया किसी भी पर्सन ने या फिर ग्रुप ऑफ द पर्सन है, वहां पर जो एक्ट किया जा रहा है ना, या तो वो इंटेंशनली हो या फिर वो एक्सीडेंटली हो। अब मान लीजिए ए पर्सन क्या करता है, बी पर्सन की डेथ कॉज करता है, तो ए पर्सन को पता है ना कि मैं बी पर्सन की यहां पर डेथ कॉज कर रहा हूं, और ये इंटेंशन है इसकी डेथ कॉज करने की बी की, ये हो गया इंटेंशनली एक्ट, ठीक है। और एक्सीडेंटली होता कैसे है, ये ए पर्सन है, ए पर्सन क्या कर रहा है, अपनी कार चला रहा है और बी पर्सन अपनी बाइक चला रहा है। अब रास्ते में दोनों चल रहे होते हैं, ए पर्सन अपनी कार से बी पर्सन को ठोक दिया और बी पर्सन की इमीडिएटली वहां पर डेथ हो गई। तो यहां पर ए पर्सन ने क्या इंटेंशनली किया है या फिर एक्सीडेंटली किया है? अब ए पर्सन की अगर यहां पर इंटेंशन होगी तो ये इंटेंशनली किया, इसको यहां पर लायबल ठहराया जाएगा। अगर यहां पर एक्सीडेंटली हुआ है, मान लीजिए ए पर्सन के ब्रेक फेल हो गए थे, ठीक है, और ये मान लीजिए बी पर्सन ने एकदम से इस साइड को ले ली थी इसी के कार के सामने, इमीडिएटली उस पर्सन की वहां पर टक्कर लगने से डेथ हो गई, तो अगर यहां पर ये एक्सीडेंटली हुआ ना तो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि ए पर्सन ने यहां पर जो बी पर्सन की डेथ कॉज की है कार की टक्कर लगने से, यहां पर ये एक्सीडेंटली हुआ है या फिर इंटेंशनली हुआ है, ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ये जो सेक्शन 13 है यहां पर ये यही बता रहा है, यहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे जो यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं कि ये पर्सन ने यहां पर बी पर्सन की डेथ कॉज इंटेंशनली की है या फिर एक्सीडेंटली की है। अब मैं आपको इसको कुछ इलस्ट्रेशन से क्लियर कराऊंगा। इसमें जो ए इलस्ट्रेशन दी गई है जो आपको साइड में भी दिखाई दे रही होगी, यहां पर बता रही है एक अक्यूज्ड पर्सन होता है और इसके घर में आग लग चुकी है, इसने अपने घर का इंश्योरेंस भी कराया हुआ था पहले से। अब आग लगने के बाद ए पर्सन क्या करता है, क्लेम कराता है अपना इंश्योरेंस, कहां पर, बी कंपनी में जाके, जो बी है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी।
अब बी कंपनी में जाकर बोलता है कि मेरे घर में आग लग गई है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे क्या कर दीजिए, मुझे मेरा क्लेम दे दीजिए जो मेरे घर में आग लगी है उसका। तो यहां पर बी कंपनी को यहां पर डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि ए पर्सन के ऑलरेडी 3 घर में आग लग चुकी थी पहले भी, जिसका उसने इंश्योरेंस कराया हुआ था। तो यहां पर बी जो कंपनी है, यहां पर इस कंपनी को डाउट होता है कि यहां पर जो 3 ऑलरेडी घर आग में झुलस चुके थे वहां पर भी इसने इंश्योरेंस कराया हुआ था, और वहां पर भी उसने क्या करा था, ए पर्सन ने आग, वहां पर भी उसके घर में आग लगी थी। ठीक है, तो बी कंपनी को यहां पर डाउट होता है कि यहां पर जो ए पर्सन यहां पर इंटेंशनली एक्ट कर रहा है, या कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है यहां पर। अब ए पर्सन यहां पर बोल रहा है एक्सीडेंटली हुआ है। अब बी कंपनी को यहां पर लग रहा है कि यहां पर अभी चौथा घर है ए पर्सन का, यहां पर 4 घर में आग कैसे लग सकती है। अब चारों घर में आग लग गई, बी कंपनी को यहां पर डाउट होता है। तो यहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट है कि यहां पर ए के जो घर थे 3 ऑलरेडी वो जल चुके थे, और वहां पर भी ए पर्सन ने क्या किया था, इंश्योरेंस क्लेम करवाया था। मतलब कि एक घर था पहले उसका, वो जल चुका था, और फिर उसने दूसरा घर लिया, दूसरे घर में भी आग लगी, फिर वहां पर भी उसने क्लेम कराया ए पर्सन ने। अब तीसरा घर लिया, तीसरे में भी आग लग चुकी है। अब जो चौथे घर में क्या हो रहा है, चौथे घर में जो आग लगी है यहां पर बी कंपनी को यहां पर पता लगा कि यहां पर हमें डाउट हो रहा है कि ए पर्सन खुद ही वहां पर क्या कर रहा है, अपने घर को आग लगा रहा है, और क्या कर रहा है, वहां पर इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है फेक। तो यहां पर ए पर्सन लायबल ठहरा जाएगा। यहां पर ये इंटेंशनली कर रहा है, यहां पर एक्सीडेंटली नहीं एक्ट हो रहा। तो यहां पर डाउट सीधा सीधा जा रहा है ए पर्सन के ऊपर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर क्वेश्चन निकल कर आया है कि यहां पर एक्सीडेंटल हुआ है या फिर इंटेंशनल हुआ है। अब मैं आपको सी इलस्ट्रेशन पर समझा देता हूं। सी इलस्ट्रेशन यहां पर क्या कह रही है, देखिए इसमें बताया गया है ए एक अक्यूज्ड पर्सन होता है, ए के पास होते हैं नकली करेंसी, नकली नोट होते हैं ए पर्सन के पास। ठीक है, अब ए पर्सन बी पर्सन को नकली नोट दे देता है, इसको डिलीवर कर देता है। अब जो ए पर्सन है, ए पर्सन यहां पर डिफेंस ले रहा है कि मुझे तो पता नहीं था कि यहां पर बी पर्सन को जो मैं करेंसी दे रहा हूं ये नकली है, क्योंकि बी पर्सन ने यहां पर कंप्लेंट कर दी थी ए पर्सन के खिलाफ में। अब यहां पर कैसे पता करेंगे कि ए पर्सन ने यहां पर इंटेंशनली दिया या फिर एक्सीडेंटली यहां पर एक्ट हो गया। मतलब कि यहां पर ए पर्सन बोल रहा है ना कि मुझे तो पता नहीं था यहां पर ये नकली करेंसी थी। अब यहां पर कुछ फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि ए पर्सन ने यहां पर क्या किया है, नकली जो यहां पर करेंसी थी इसका यूज किया है, और ये इंटेंशनली किया है। अब यहां पर जो सी डी ई पर्सन थे, इसको ए पर्सन ने बी को डिलीवर करने से पहले, बी को देने से पहले नकली नोटों को, इसने इससे पहले सी डी ई ऑलरेडी इन 3 पर्सन को यहां पर दे चुका था नकली करेंसी। अब यहां पर ए पर्सन के ऊपर डाउट हो जाता है कि ए पर्सन ने पहले भी तीन व्यक्तियों को यहां पर क्या दिया है, नकली करेंसी दी है, और यहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट निकल कर आया। इससे हमें पता लग रहा है कि ये पर्सन पहले भी यूज कर चुका है नकली करेंसी को। अगर यहां पर एक्सीडेंटली होता तो 1 या 2 माने जाता, अब यहां पर 4 पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं, सी डी ई और बी। ठीक है, अब 4 पर्सन इंक्लूड हो गए, चारों पर्सन को इसने यहां पर क्या किया है, नकली करेंसी दी है। तो यहां पर ए पर्सन के ऊपर डाउट जाता है कि इसने यहां पर इंटेंशनली एक्ट किया, एक्सीडेंटली नहीं हुआ। तो यहां पर ये एक फैक्ट निकल कर आया था जिसमें हमें पता लगा कि यहां पर ये इंटेंशनल एक्ट हुआ है यहां पर ए पर्सन से, तो इसको हम अक्यूज्ड मान लेंगे और इसको यहां पर कन्विक्ट ठहराया गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 13 में फैक्ट निकल कर आते हैं किससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, इन 2 पॉइंट को हम यहां पर रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे, अगर दोनों में से रिलेटेड कोई भी रेलिवेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 13 है यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 14 को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।